सो आज हम बच्चों मेंडल स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार मेरे को बता दो, कनेक्टेड हो सब? स्क्रीन दिख रही है एंड वॉइस सुनाई दे रही है? यस मैम। चलो। सो आज हम मेंडल स्टार्ट कर रहे हैं। मेंडल हमने लास्ट टर्न पर भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हम वापस एक रिवीजन ले लेते हैं। मेंडल जो है, इट ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वही चीज है जहां पर हम जीन की स्टडी करते हैं। जो भी इनिशियल स्टेज पर, जो शुरुआती दौर में जिन साइंटिस्ट ने जीन की स्टडी करी थी और हमें जीन्स के बारे में बताया था, तो वो उनमें से मेंडल एक थे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया ये सब, बट उनमें से मेंडल एक थे जिन्होंने इस चीज को स्टार्टअप दिया, शुरू करा। सो मिड 19th सेंचुरी मतलब 18 के आसपास। अभी 20s चल रहा है ना, तो 18 के आसपास, दैट इज मिड 19th सेंचुरी। हेडवे का क्या मतलब होता है? एक शुरुआत हो गई या एक प्रोग्रेस हुई। सो हेडवे वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। एक प्रोग्रेस शुरू हुई कि इनहेरिटेंस को समझा जाए। इनहेरिटेंस आप समझते हो, आपने इनहेरिटेंस पढ़ा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? पासिंग ऑफ जीन, और बेटर यू शुड से अलील, है ना? क्योंकि जीन तो सबके पास है, हर ऑर्गेनिज्म के पास जीन होता है अपना। उसका जो स्पीशीज होती है उसके अकॉर्डिंग जीन होता है, तो जीन तो हो जाएगा, लेकिन अलील, जो खास अलील होता है, वो ज्यादा बेटर होता है कहना। सो पासिंग ऑफ जीन और अलील फ्रॉम वन प्रोजेनी टू अनदर प्रोजेनी। ये आपने पहले ह्यूमंस में समझ लिया है कि किस तरीके से अलील एक पेरेंट के थ्रू प्रोजेनी में जाते रहते हैं। यानी हमने ग्रैंड फादर पढ़ा था, एंड ग्रैंड मदर, पैटर्नल एंड मैटरनल, फिर किस तरीके से पासिंग होता है, ये हमने स्टडी कर लिया है। सो ग्रिगोर मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे। हाइब्रिडाइजेशन भी आप समझते हो, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था। हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था एक स्पीशीज की दो वेराइटी के बीच में, या दो एक जीनस की दो स्पीशीज के बीच में, या अलग अलग जीनस की दो स्पीशीज के बीच में। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था म्यूल जो होता है या लाइगर जो होता है, या एक ही स्पीशीज की दो वेराइटी। ये भी हमने पढ़ा था, एक ही स्पीशीज है और उसकी दो वेराइटी है ना? मतलब जैसे हम अगर पी पढ़ रहे हैं, तो स्पीशीज तो पी ही है, लेकिन पी की दो अलग अलग टाइप की वेराइटी है। दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्रॉस करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने स्टडी करा था। और ग्रिगोर जोर मेंडल का ये लाइफ स्पैन है 1822 टू 1884। मतलब बर्थ टू डेथ ये लाइफ है। ये कोई नहीं पूछता है आपसे, लेकिन उन्होंने वर्क कब से कब तक करा? 1856 से 1863 तक उन्होंने वर्क करा। आपको अलग अलग बुक में या अलग अलग सोर्सेज में ये जो 7 years का टाइम है, कहीं ना कहीं कुछ अलग मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे मिल जाए, बट आपको यही टर्म याद करनी है। 1862 1863 में मेंडल ने ऑलमोस्ट कितने टाइम तक? 7 years तक उन्होंने काम किया है। किसके ऊपर? जेनेटिक्स के ऊपर या हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, या उन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट करा था अपने जेनेटिक वर्क के लिए। ठीक है, जेनेटिक काम इन्होंने इसी से करा था। और उन्होंने कुछ इनहेरिटेंस के लॉ दिए। इनहेरिटेंस, वो इनहेरिटेंस, पासिंग ऑफ जीन
और अलील, अलील ज्यादा अच्छा है लेकिन हम जीन भी कई बार यूज में लेते हैं। फ्रॉम वन प्रोजेनी टू अनदर, एक के बाद एक के बाद एक, जिसे कहते हैं ना खानदानी कोई चीज चली आ रही है, तो वो खानदानी जो चीज चली आ रही है उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। हेरिडिटी टर्म तो आपने बार बार सुना ही होगा कि ये इसकी हेरिडिटी है, ये इसकी हेरिडिटी है, तो वही चीज है खानदानी चीज जो बार बार अपीयर होती है। सो इन्होंने उसके कुछ लॉस दिए, मतलब रैंडम कुछ एकदम से अपीयर नहीं हो जाता या कोई चीज एकदम से डिसअपियर नहीं हो जाती। आप समझ रहे हो इस चीज को बहुत अच्छे से कि कई बार कोई एक अलील सडनली अपीयर हो जाता है और कोई एक अलील सडनली गायब हो जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि किस तरीके से कर्ली हेयर गायब हो गया था क्योंकि गैमेट तो बना था लेकिन वो आगे फ्यूजन में नहीं आया, ये हमने स्टडी करा है। और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से सबकी ब्लैक आई या ब्राउन आई चल रही है, सडनली कोई की ब्लू आई हो जाती है। तो हमने पहले पढ़ रखा है, यही लॉ है कि क्यों अचानक से गायब हो गया, क्यों अचानक से अपीयर हो गया, दैट इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और भी बहुत सारे लॉ हैं वो हम पढ़ेंगे। नाउ ये मेंडल के लॉज ही हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो लाइन से आप एक एक करके अच्छे से समझ लेना, मैं वर्ड टू वर्ड आपको समझा रही हूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लगती है। देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम मेंडल अप्लाइड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक फॉर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब क्या है कि जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था पी पर, मटर, ठीक है, पाइसम सटाइवम पर अपना एक्सपेरिमेंट करा था, ये याद रखना है, पी दैट इज पाइसम सटाइवम। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पी पर करा था, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग कि उन्होंने बायोलॉजी का काम किया था, ठीक है। बट जब उन्होंने बायोलॉजी का वर्क करा था तब भी उन्होंने कोई मैथमेटिकल या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करा था, समझ रहे हो ना, मतलब चार्ट बनाना एंड उसको मैथमेटिकली, किसी बायोलॉजी की कोई प्रॉब्लम है और उसे आप कैसे प्रूव कर रहे हो, मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हो, मैथमेटिकली एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे पेरेंट को क्रॉस करा तो कितनी प्रोजेनी हुई, ये पेरेंट है एंड जब क्रॉस करेंगे तो कितनी प्रोजेनी होगी, हाउ मच, तो ये मैथमेटिकली बात हो गई, ठीक है। कितनी होगी, 16 होगी, 20 होगी, 25 होगी, टोटल हमने कितनी ली, हो तो कितनी भी सकती है बट टोटल हमने कितनी ली। फिर उन प्रोजेनी में से अलग अलग टाइप की होगी क्योंकि आपको पता है कि वेरिएशन जो है, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है वहां वेरिएशन तो आना ही है, दैट इज अ फिक्स थिंग। तो वेरिएशन में कितने इस टाइप के होंगे, 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 तो हर जो प्रोजेनी होती है ना, एक ही पेरेंट की जो प्रोजेनी होती है सारी अलग अलग दिखती है, एक जैसी तो नहीं दिखती है क्योंकि वेरिएशन इज अ रूल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए तो वेरिएशन आता है। तो ये हर चीज उन्होंने कैसे ली, मैथमेटिकली ली एंड उसको मैथमेटिकली या टेबुलेट करके टेबल की फॉर्म में या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर करके उन चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट, हिज एक्सपेरिमेंट हैड लार्जर सैम्पलिंग साइज। लार्जर सैम्पलिंग साइज का क्या मतलब होता है कि जब उन्होंने क्रॉस करवाया, मेंडल ने क्रॉस पी पर ही करवाया था, ठीक है, ये पी ही है फादर और पी ही है मदर। तो जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो फादर से क्या लेगा, पोलन, एंड मदर से क्या लेगा, एग, ठीक है। तो जब इन्हें क्रॉस करवाया जाएगा तो इन्होंने ये नहीं कि कोई एक फ्लावर पे क्रॉस करवा दिया, नहीं, इन्होंने मल्टीपल फ्लावर लिए। तो जो सैंपल की साइज होती है ना, सैंपल आप लेते हो कई बार एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इन्होंने वन फ्लावर के ऊपर ही क्रॉस नहीं करवाया कि एक फ्लावर ले लिया और उसके जो स्टिग्मा है उसके ऊपर पोलन डस्टिंग कर ली, मतलब फ्लावर तो पी का ही है, ये पी का फ्लावर है, ठीक है, और पी के फ्लावर में जो एग है या स्टिग्मा है उस पर पोलन की डस्टिंग होगी, ठीक है। पी के पोलन है और पी का ही क्या है, स्टिग्मा, बोथ थिंग्स आर फ्रॉम पी, दोनों चीजें पी से है। तो इन्होंने एक फ्लावर नहीं लिया, इन्होंने बहुत सारे फ्लावर लिए, इन्होंने बहुत सारे फ्लावर लिए इस तरीके से, ठीक है। अब एक फ्लावर लेता तो क्या होता, एक फ्लावर अगर ये लेते तो एक जो रिजल्ट निकलता तो वो एक ही फ्लावर पर होता डिपेंडेंट, लेकिन इन्होंने इतने सारे फ्लावर लिए और सबकी बहुत सारे रिजल्ट निकले, है ना, सबके अलग अलग रिजल्ट निकले, सबकी वेरिएशन वाली प्रोजेनीज आ गई।
तो इन्होंने इस चीज को एक तो मैथमेटिकली अप्लाइड करा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या, सैंपल साइज बहुत ज्यादा बड़ा लिया, बहुत ज्यादा सैंपल, मतलब आप 10 लोगों पर कोई चीज का एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, एक आप 100 लोगों पर कोई चीज का एक्सपेरिमेंट करते हो, एक आप 1000 लोगों पर कोई चीज का एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसकी रिलायबिलिटी या क्रेडिबिलिटी यानी भरोसा, है ना, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, भरोसा, ऑथेंटिक, ठीक है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसका वैक्सीन बनेगा, ठीक है, अगर उसका वैक्सीन एक इंसान पर टेस्ट करते हैं तो अगर वो हो सकता है वो उसको सूट कर जाए एक इंसान को, पर एक इंसान को सूट करे, एक तो वो आप काम करो, और एक आप 1000 लोगों पर उसका टेस्ट करो या आप 10,000 लोगों पर उसका टेस्ट करो, तो ज्यादा ऑथेंटिक क्या है, जितने ज्यादा आप लोगों पर टेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा ऑथेंटिक है ना, उतना ही ज्यादा उस पर भरोसा किया जा सकता है कि अच्छा इतने लोगों से टेस्टेड कर रखा है या इतने लोगों ने इसको अप्रूव कर रखा है। तो ऐसे ही जब मेंडल ने अपना जो टेस्ट करा था तो वो उन्होंने बहुत सारे पी प्लांट पर करा था, एक या दो पी प्लांट पर नहीं करा था। तो जो उनको रिजल्ट्स मिले मेंडल को, रिजल्ट क्या मिलेंगे, रिजल्ट वही मिलेंगे कि कितनी प्रोजेनी होगी, कितनी प्रोजेनी तक हम जाएंगे और प्रोजेनी में कैसी कैसी वेरिएशंस बनेगी, बस और कुछ नहीं है ना। किसी भी प्लांट पर आप जेनेटिकली रिसर्च कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म पर आप जेनेटिकली रिसर्च कर रहे हो, तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, रिजल्ट्स में हम एक ही चीज देखते हैं कि कितनी वेराइटी या कितनी वेरिएशन क्रिएट होती है, दैट्स इट। अलग अलग पी प्लांट है, दो जेनेटिकली जेनेटिकली डिफरेंट पी प्लांट। आप इस चीज को ये देखो बच्चों, जेनेटिकली डिफरेंट पी प्लांट का क्या मतलब है, जेनेटिकली डिफरेंट पी प्लांट का ये मतलब है कि या तो पी प्लांट की कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिसमें सीड शेप राउंड होगा एक प्लांट में, या दूसरा प्लांट ऐसा होगा जिसमें सीड क्या होगा, रिंकल्ड होगा, या एक प्लांट जो है वो टॉल होगा, या एक प्लांट क्या होगा, डवाफ होगा। ये इन्होंने करा मेंडल ने, इसके अलावा कोई वेरिएशन पैदा नहीं होती, क्योंकि पी प्लांट की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो किसी की आई ब्राउन होगी, किसी की ब्लैक होगी, किसी की ग्रीन होगी, बस यही वेरिएशन चलेंगे। तो इन्होंने स्टडी करा कि कितने प्लांट टॉल होंगे और कितने प्लांट क्या होंगे, डवार्फ होंगे, ठीक है, या कितना पोड का जो शेप है फली का वो फुल होगा या कितना कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, या ये फुल होगा कंप्लीट, इस तरीके से बस यही वेरिएशन पैदा होनी थी, ये प्लांट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो इनका जो डाटा जो इन्होंने कलेक्ट करा था अपने एक्सपेरिमेंट से, जो रिजल्ट इन्होंने निकाला था या रिजल्ट निकला था, वो बहुत ऑथेंटिक था, ठीक है। ऑथेंटिक क्यों था, क्योंकि सैंपल साइज क्या थी, बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा इन्होंने सैंपल लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस का क्या मतलब होता है, इन्फ्रेंसेस मतलब कंक्लूजन या रिजल्ट, इन्फ्रेंसेस मींस कंक्लूजन और रिजल्ट। तो उनके जो रिजल्ट का कंफर्मेशन हुआ, ठीक है, कंफर्म आप समझते हो, कंफर्म हो गया जब उनका रिजल्ट एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव जनरेशन, सक्सेसिव जनरेशन मतलब एक जनरेशन, उसके बाद दूसरी जनरेशन, इसके बाद तीसरी जनरेशन, इसके बाद चौथी जनरेशन, ऐसे आने वाली बहुत सारी जनरेशन। और हर जनरेशन पर उन्होंने क्या देखा कि कितनी वेराइटी के या कितने रिकॉम्बिनेशन के, क्योंकि क्रॉसओवर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है क्रॉसओवर कुछ भी डायरेक्शन दे सकता है एक इंडिविजुअल को, क्रॉसओवर कितने भी टाइप के इंडिविजुअल पैदा कर सकता है, या एक इंडिविजुअल को कोई सी भी डायरेक्शन दे सकता है, हमारे अंदर भी कोई सी भी डायरेक्शन जा सकती थी, ठीक है। सो सक्सेसिव जनरेशन मतलब यहाँ से इन्होंने शुरू करा, ठीक है, एंड प्रोजेनी 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 देखते चले गए, मतलब ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड उसके बाद ये ग्रैंडफादर, एंड फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर ये खुद प्रोजेनी। सो दीज आर नोन एज सक्सेसिव जनरेशन। तो उनका जो कंक्लूजन था या रिजल्ट था, बहुत सारी जनरेशन की स्टडी करने के बाद, क्योंकि बच्चों दिस इज अ जेनेटिक वर्क। जेनेटिक का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक क्रॉस कर लिया, कि आपने क्रॉस कर लिया फादर और एक क्रॉस मदर और जो रिजल्ट आया वो आपने एज जेनेटिक्स लिख दिया, नहीं। जेनेटिक्स मतलब आप पढ़ ही रहे हो हेरिडिटी, तो हेरिडिटी करने के लिए कम से कम आपको कुछ जनरेशन, मिनिमम आपको 3 जनरेशन तक तो जाना पड़ेगा, तब आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ मैंने रिजल्ट निकाला। इसके आगे भी चले जाओ बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएंगे,
कि कितनी जनरेशन तक ये ट्रेड चली, आगे कितनी जनरेशन तक टॉल प्लांट आता गया, या कितने जनरेशन तक डवार्फ प्लांट आता गया, या किस जनरेशन में टॉल प्लांट बना ही नहीं, या किस जनरेशन में डवार्फ प्लांट नहीं बना। तो ये सारी चीजें किस में आती है, इनहेरिटेंस में आती है। तो उनका जो इन्फ्रेंस था या उनका जो रिजल्ट था, कंक्लूजन था, रिजल्ट या कंक्लूजन दैट थिंग, जब आप केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट करते हो लास्ट में आप कंक्लूजन एंड रिजल्ट लिखते हो, क्या आपको मिला, क्या आपने कंफर्म करा। सक्सेसिव जनरेशन के बाद, बहुत सारी जनरेशन के बाद, ऑफ हिज टेस्ट प्लांट, ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल का टेस्ट प्लांट क्या था, मेंडल का टेस्ट प्लांट क्या था, पी था, उन्होंने पी लिया था। Provide that his result pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। तो जब उन्होंने इतनी ज्यादा वाइड लेवल पर या सैंपल साइज बहुत बड़ी रख के जब उन्होंने अपना एक रिजल्ट शो करा, ठीक है, रिजल्ट क्या करा, उन्होंने अपना शो कर दिया, उन्होंने बता दिया इस हर जनरेशन में ऐसा ऐसा रिजल्ट आएगा, ये उन्होंने बता दिया। तो उनका जो रिजल्ट था वो जस्ट एक ऐसे फेकनेस नहीं थी कि उन्होंने कुछ भी बिना साइंटिफिक कहा हो। हर चीज जो उन्होंने बोली है, जो रिजल्ट उन्होंने दिया, वो अनसब्सटेंट आइडिया नहीं था। अनसब्सटेंट आइडिया मतलब एनीथिंग विच इज नॉट साइंटिफिक, ठीक है, एनीथिंग विदाउट साइंटिफिक प्रूफ। मतलब अगर आप आज कह दो कि ये जो मैंने मैंगो लिया है, इस मैंगो के ऊपर गुआवा उग जाएंगे, तो ये तो अनसाइंटिफिक है बिल्कुल, ठीक है। या आप बोलो कि नहीं, मैंगो का जो फ्रूट होता है वो पर्पल कलर का होता है, दैट इज ऑल्सो इन साइंटिफिक, तो नहीं है। तो मेंडल ने जो अपने कंक्लूजन या रिजल्ट दिए थे वो टोटल क्या थे, साइंटिफिक थे, ये आपको ध्यान रखना। अनसब्सटेंट आइडिया नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने अनसब्सटेंट आइडिया मतलब साइंटिफिक प्रूफ के बिना कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने जो कहा, उन्होंने अनसब्सटेंट आइडियाज नहीं दिए, ये बोल रहा है ये, ठीक है। इन्होंने नॉन साइंटिफिक थिंग के बारे में बात नहीं की, उन्होंने सब्सटेंट आइडिया दिए। मतलब उन्होंने क्या बोला, दैट साइंटिफिक चीज जो उन्होंने अपनी रिजल्ट में बोली, तो जो भी चीज उन्होंने बोली इनहेरिटेंस के बारे में, जो भी बताया उन्होंने अपना रिजल्ट सक्सेसिव जनरेशन के बारे में, हर जनरेशन पर क्या वेराइटी या क्या चीज बनेगी, तो वो सारा जो उन्होंने बोला था वो क्या था, सब कुछ साइंटिफिक था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी मेंडल ने कुछ भी चीज या कुछ भी फैक्ट ऐसा नहीं दिया जो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होता हो। इस बात को ध्यान से सुनना, मेंडल ने कोई भी प्रूफ या कोई भी रिजल्ट या कोई भी कंक्लूजन ऐसा नहीं दिया जो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होता हो, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे पढ़ चुके हैं दैट मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who applied statistical analysis and mathematical logic। यानी उन्होंने साइंटिफिकली ही शुरू करा था, बायोलॉजी में उन्होंने मैथमेटिक्स यूज कर ली, कितना ज्यादा साइंटिफिक एंड एक्यूरेसी पर वो चले। तो उनका कोई भी कंक्लूजन, कोई भी रिजल्ट अनसाइंटिफिक नहीं था। उनका सारा का सारा स्टार्टिंग टू एंड हर चीज क्या थी, मेंडल की साइंटिफिक थी। उन्होंने हर चीज को साइंटिफिकली प्रूव करा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, ये आपको याद करना ही है बच्चों। अगर आपने ये याद नहीं करा है देन प्रॉब्लम हो जाएगी आपको बहुत ज्यादा। तो ये याद कर लेना, कैरेक्टर इज जीन, ठीक है। कैरेक्टर क्या होते हैं, जीन। और ये जो ट्रेड है ये क्या है, अलील। एंड ये ट्रेड भी क्या है, अलील है। सो ये 7 यहाँ पर दे रखे हैं, आपको ये याद करने हैं। एंड जो हमारा पी का जो प्लांट होता है, पी के प्लांट में क्रोमोसोम का नंबर होता है 14, ठीक है। पी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं। ये एक सेट हो गया क्रोमोसोम का, ये दूसरा सेट हो गया क्रोमोसोम का, ये थर्ड सेट हो गया। ऐसे कितने सेट होंगे, 14 सेट होंगे, ठीक है, 14 सेट, ठीक है। 14 सेट मतलब ये इसका डिप्लॉयड नंबर है 2n, ठीक है। जब इसका गैमेट बनेगा, पोलन या एग बनेगा, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। 14 है ऐसे,
अलग अलग हो जाएंगे। तो 14 में से 14 जो इसके टोटल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 14 क्रोमोसोम, ठीक है, तो 7 सेट बना ही लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, तो 14 क्रोमोसोम। तो 14 क्रोमोसोम हो गए। वन तो 14 क्रोमोसोम में कितने सेट बनेंगे इसके? 7 सेट बन रहे हैं। देखो क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 7 सेट या क्या बोल सकते हैं 7 पेयर, ठीक है। अब जब गैमेट बनेंगे तो इन्हीं इन्हीं दोनों में आपस में क्रॉस ओवर होगा। क्रॉस ओवर आपको पता है, ये इस तरीके से। फिर इन दोनों में क्रॉस ओवर होगा, इन दोनों में भी क्रॉस ओवर होगा, इन दोनों में भी क्रॉस ओवर होगा, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, सब में आपस में क्रॉस ओवर होगा, क्योंकि जो साथ में रहते हैं वो क्या होते हैं? होमोलोगस। ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, सब आपस में होमोलोगस है। अब सपोज कर लो इनमें क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है, क्रॉस ओवर होगा तो अभी मैं आपको एक्यूरेटली नहीं बता रही हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए टॉलनेस का फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम पर, ठीक है, टॉलनेस का जीन है, तो ये टॉलनेस यहाँ से डिटरमाइन हो रही है फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम से। तो जितने भी पी है ना, पाइसम सेटाइवम, इस इंटायर वर्ल्ड में जितने भी पाइसम सेटाइवम है, सब में इसी जगह पर टॉलनेस डिटरमाइन होगी। दैट इज इन दोनों को साथ में बोलते हैं, दैट इज द जीन ऑफ टॉलनेस। और हो सकता है ये कंडीशन हो सकता है ये कंडीशन हो सकता है ये कंडीशन हो, या हो सकता है ये कंडीशन हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो क्रॉसिंग ओवर होगा, सब कुछ होगा। फिर ये एक सेट, एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक वाला पार्ट, वो जो पूरा मियोसिस होता है वो एक तरफ चला जाएगा, तो 7 क्रोमोसोम अलग। एंड क्रॉसिंग ओवर होने के बाद पूरा वही क्रॉसिंग ओवर का पैटर्न, मियोसिस, जितना ज्यादा याद करोगे मियोसिस। सो आपके 7 सेट थे या 7 पेयर थे, टोटल 14 क्रोमोसोम थे, तो 7 क्रोमोसोम अलग, 7 क्रोमोसोम अलग, ये गैमिट हो गए, एंड एन एन, ठीक है। अब क्या होगा? गैमिट बन गए, 7 क्रोमोसोम के गैमिट बन गए पोलन, यानी जितने भी पोलन है उसमें 7 क्रोमोसोम है, और जितने भी एग है उसमें क्या है? 7 क्रोमोसोम, ठीक है। हर 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 प्लांट में, पी के जितने भी प्लांट है उसमें सब कुछ 2n या 14 क्रोमोसोम वाला है, सब कुछ 2n या 14 क्रोमोसोम वाला, मतलब इवन सेपल एंड पेटल, ठीक है, इवन सेपल एंड पेटल, सारे के सारे, ठीक है। सर ने आपकी क्लास अनाउंस करी है 9:15 पर, तो मैं आपको 9:10 पर फ्री कर दूंगी। सो तो जितने भी पी प्लांट है उसमें रूट, शूट, स्टेम, सेपल, पेटल, इवन फिलामेंट ऑफ एंथर, फिलामेंट ऑफ एंथर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? 2n है बस। इवन स्टाइल एंड स्टिग्मा, वो सब कुछ, स्टाइल स्टिग्मा सब कुछ 2n है। बट जो गैमेट बन रहा है ना, एंथर में जो बन रहा है पोलन, एंड यहाँ पर जो बन रहा है एग, ठीक है, ये सब क्या है? ओनली 7 क्रोमोसोम वाले या 7 क्रोमोसोम वाले, दैट इज वी कैन से एन एन एन, ठीक है, सब में, एंटायर एंटायर पी प्लांट में, जितने भी पी प्लांट है वर्ल्ड में, ठीक है। अब क्या होगा कि दूसरा प्लांट ले लो, पोलन एन एंड एग एन, तीसरा प्लांट ले लो, पोलन एग एन एग एन, और ये सब क्रॉसिंग ओवर करके बने, ठीक है, 7 7 7 7। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा ना, किसी का भी पोलन किसी के भी एग पर पहुंच जाएगा, या किसी का भी पोलन किसी के भी एग पर पहुंच जाएगा, या इसका पोलन इसके एग पर भी पहुंच सकता है, या इसका पोलन इसके एग पर भी पहुंच सकता है। तो गैमेट कितने आ रहे हैं? 7 फ्रॉम मदर एंड 7 फ्रॉम फादर, तो टोटल रिजल्ट क्या बना? 14। रिजल्ट इज 14, रिजल्ट इज 14 एंड रिजल्ट इज 14। तो ये क्या मैनेज हो गया आपका? आपका एक नॉर्मल क्या बन गया? सीड बन गया, ठीक है। वो सीड क्या कंडीशन पर है? 14 क्रोमोसोम की कंडीशन पर है, और वो सीड ही क्या बनाएगा? प्लांट बनाएगा। कौन सा प्लांट? पी का प्लांट, ठीक है। तो पी के प्लांट का क्रोमोसोम नंबर वापस कितना एस्टेब्लिश हो गया? 14। पी के प्लांट का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 14 क्रोमोसोम, ये 14 क्रोमोसोम और 7 सेट, ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुआ। अब क्या होगा? ये जो सीड आया था हमारा फर्टिलाइजेशन से, कितने क्रोमोसोम थे इसमें? 14 क्रोमोसोम, ठीक है। वापिस इस 14 क्रोमोसोम में
कोई एक ऐसी सेल होगी जिसे मियोसिस में जाना होगा, क्योंकि ये क्या बनाएगी, गैमेट मदर सेल। गैमेट मदर सेल मतलब गैमेट प्रोडक्शन वाली सेल। फिर ये ऐसे इसके सेट होंगे 3, 4, 5, 6 सेट एंड 7 सेट। इन सब में आपस में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। एंड वापस क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये 14 क्रोमोसोम कहाँ होंगे बच्चों, 14 क्रोमोसोम, ये जो फ्लावर होता है ना हमारा, ये देखो हमारा फ्लावर है, ये फ्लावर में ये तो स्टाइलिस्टिक ओवेरी एंड ये एंथर हमारा, ठीक है। सेपल पेटल की बात नहीं कर रहे। तो पूरा एंटायर जो आपका पेटल या पिस्टिल या कार्पल है 14 क्रोमोसोम, एंड एंटायर एंड्रोइशियम भी 14 क्रोमोसोम। जब गैमेट बनेंगे तो जो आपका पिस्टिल या कार्पल है ना, उसमें वापस 14 का डिवीजन होगा, तो 7 क्रोमोसोम एंड 7 क्रोमोसोम। और जो आपका एंड्रोशियम वाला पार्ट है उसमें सब में 14 14 ही है हर एंथर में, लेकिन जब पोलन बनेंगे ना तो 14 14 सब में थे 14, लेकिन जब पोलन बनेंगे तो 14 डिवाइड होकर के क्या बना लेंगे, फिर से 7 एंड 7 बना लेंगे वापस, ठीक है। एंटायर पी प्लांट, जितना भी पी प्लांट है सारे 14 है, लेकिन जब गैमेट बनाने का टाइम आया तो जो पिस्टिल या कार्पल या गाइनोशियम की जो सेल्स थी जिन्हें डिवीजन में जाना था, जिन्हें गैमेट बनाना था, वो 14 से डिवाइड होके 7, एंड जो पोलन बनेंगे एंड्रोइशियम वाले पार्ट से वो भी 14 डिवाइड सब में, ठीक है। 7 7 7 मल्टीपल 7। हर 14 वाली सेल, हर 14 वाली सेल जो गैमेट बनाएगी, बहुत सारी सेल होती है बच्चों, एक एंड्रोशियम में तो बहुत सारी सेल होती है, गाइनोशियम में बहुत सारी सेल होती है। तो जिस सेल को गैमेट बनाना है वो 14 डिवाइड होके क्या बना लेगी, 7 एंड 7 बना लेगी। ये सारे प्लांट में होने वाला है। अब ये 7 एंड 7 फिर मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे 14। तो ये एक सीड था। ये सीड क्या डिटरमाइन करके आया था, ये सीड 7 एंड 7 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना था। हमने ये सीड देखा था, जो 7 एंड, ये सारे सीड है रैंडम, कहीं भी 7 एंड 7 के कॉम्बिनेशन से बने। फिर इस सीड ने क्या बनाया, इस सीड ने क्या बनाया, प्लांट बनाया। इस सीड ने क्या बनाया, प्लांट बनाया। इस प्लांट पे क्या आया, ये वाला फ्लावर आया। इस फ्लावर पर क्या हुआ, वापिस सब 2 एंड 2 एंड ही था, सब 14 क्रोमोसोम था। लेकिन इस फ्लावर की जिस सेल को गैमेट बनाने थे वो सेल फिर डिवाइड हो गई, किसमें, एनएन वाली कंडीशन में। चाहे वो पोलन हो, मेल गैमेट हो, चाहे वो फीमेल गैमेट हो, एग हो, चाहे वो मेल गैमेट हो, 7 7, ठीक है। फिर जब ये पोलन एंड ये एग मिलेंगे तो क्या बनाएंगे 14, दैट इज वापस क्या बनेगा, सीड बनेगा। ये सीड वापस क्या करेगा, ये सीड क्या है 14, 14 के बाद क्या बनाएगा, सीड को शो कर दो, प्लांट। प्लांट पर क्या आएगा, फ्लावर। फ्लावर में क्या बनेगा, गाइनोशियम एंड एंड्रोइशियम, ठीक है। ये एंड्रोइशियम, ये एंथर और ये गाइनोशियम, सारे के सारे एंटायर इज 2n, एंटायर इज 2n, सब 2n है। इवन प्लांट तो 2n है, लीफ, पेटल, सेपल, रूट, स्टेम, सब कुछ। बट अब एंथर की कुछ सेल को, एंथर में बच्चों बहुत सारी सेल होती है ना, सो मेनी मिलियंस ऑफ सेल, लेकिन इस मिलियंस ऑफ सेल को क्या करना है, इससे गैमेट बनाना है, तो क्या बनाना है, पोलन। तो बहुत सारी सेल जो 14 थी, 14 क्रोमोसोम वाली, अब वो 7 एंड 7 क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाएगी। ये 2n थी और ये nn है। एंड जिन्हें फीमेल गैमेट बनाना है वो गाइनोशियम की सेल अभी तो 14 ही है, लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, n और n, या फिर 7 और 7। सारे में यही हो रहा है। दूसरा कोई प्लांट है उसके अंदर भी यही हो रहा है, ये एंड्रोइशियम एंड ये गाइनोशियम। तो इसमें क्या बनी, 7 एंड 7 गाइनोशियम में, और एंड्रोइशियम में भी 7 एंड 7, ठीक है। वही सेल जो गैमेट बनाएगी वही मियोसिस में हाफ जाएगी, और क्रॉसिंग ओवर तो सब में हो रहा है। अब सपोज करो इसका पोलन उड़ के, ठीक है, इसका पोलन उड़ के इसके स्टिग्मा पर आ गया, तो इस ये वाला 7 और ये वाला 7 क्या हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है। क्या बना 14, वापिस पोलन एंड जो अपना एग होता है वो फ्यूज होकर के क्या बन गया, 14 बन गया, दैट इज जाइगोट। या वही आगे क्या बना लेगा, जा करके सीड बना लेगा, ठीक है। तो सीड वापस कितना हो गया, 14 क्रोमोसोम वाला हो गया। 14 क्रोमोसोम वापस इस सीड को ग्रो करोगे, वापस एक प्लांट बनेगा, वापस उस पर फ्लावर आएगा। सो ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा कंटिन्यूअसली,
तो समझ गए ना गैमेट का हाफ होना क्यों जरूरी है। अगर गैमेट हाफ नहीं होते, सपोज करो यहाँ भी 14 बन जाता और यहाँ भी 14 बन जाता, हाफ नहीं होता यानी मियोसिस नहीं होता यानी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, तो 14 और 14 मिलके क्या बना लेते, 28 बना लेते। ठीक है, बट 28 क्रोमोसोम पी का नहीं है। पी का क्रोमोसोम 28 नहीं है। पी का क्रोमोसोम क्या है, 14 ही होना चाहिए प्लांट में, और गैमेट क्या होने चाहिए, 7 होने चाहिए, हाफ हाफ होने चाहिए। हर गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या बच्चों? यस मैम। नेक्स्ट, अनदर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है बेटा? नो आंसर। चलो, ये पी का प्लांट है रियल। ठीक है, रियल पी प्लांट आपने देखा है, ये रियल पी, ये देख लो फ्लावर, और ये पी, दिस इज आपने पढ़ा है। ये मैंने दो फोटो इसलिए कलेक्ट करी क्योंकि ये पी प्लांट का वाइट फ्लावर है और ये पी प्लांट का पर्पल फ्लावर है। एंड ये जो चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। इफ यू रिमेम्बर कि आपने ये चीज 11th क्लास में पढ़ी है, क्या आपने 11th क्लास में पढ़ा है? दिस इज योर फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ पी। ठीक है, पी आप पढ़ चुके हो, देख लो अच्छे से, ये पी का प्लांट है। अगर आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब ये था कि ये एंड्रोशियम वाला पार्ट होता है, एंड ये वाला पार्ट क्या होता है, गाइनोइशियम। सो ये वाले आपको स्पेसिफिकली मुझे बताना था। आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस ओनली कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम वाला ये जो पार्ट है, ठीक है। सो ये हमको पी पढ़ना है नेक्स्ट स्टेज पर। और मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट करा, ये भी हमें बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी करना है कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। चलो, एक मुझे आंसर दे दो कि मेंडल ने जो एनालिसिस करा था ना, वो क्यों क्यों मेंडल ने जो एनालिसिस करा था, मेंडल ने जो अपना एनालिसिस करा था, रिजल्ट दिए थे, वो बहुत ज्यादा करेक्ट क्यों थे? Why the analysis or result of Mendel was so correct? क्योंकि वो मैथमेटिकल भी था और साइंटिफिक भी था। मैथमेटिकल था या स्टेटिस्टिकल था, मतलब टेबुलेट कर करके उन्होंने इस चीज को समझा था। ठीक है, चलो दूसरा मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब गैमिट बनता है तो उस गैमिट का क्रोमोसोम ओरिजिनल से हाफ होना क्यों जरूरी है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब गैमिट बनता है, गैमिट बन रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसका क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना क्यों जरूरी है? हम जब अगर फादर और मदर का क्रॉस होगा हाँ। तो वो अगर 14 है, अगर उसका हाफ नहीं हुआ तो वो 28 हो जाएगा। हाँ, वो नई स्पीशीज ही बन जाएगी। नहीं कुछ अलग ही बन जाएगा। वेरी गुड जिशान, समझ में आ रहा है बेटा ये क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया? यस मैम। ये तो गैमेट हमेशा हाफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और नया जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो 2n ही होता है सबके अंदर। नया ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज 2n, ये ध्यान रखोगे। न्यू ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज 2n। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइज्ड, ठीक है, हम फर्टिलाइज्ड बोलते हैं। न्यू फर्टिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज 2n, क्योंकि एक गैमेट आ रहा फादर से और एक गैमेट आ रहा मदर से, तो ये 2n ही होगा। अब ये 2n इसका सब कुछ, चाहे आप एनिमल ले लो बच्चों, चाहे आप प्लांट ले लो, चाहे आप फंगस ले लो, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सीधी सी बात है, यानी फादर और मदर अलग अलग है, सीधी सी बात है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद वो 2n बन जाएगा। और उसके अंदर जो भी चीज है, लीफ, फ्लावर, रूट, स्टेम, बार्क, एनिमल है तो आईज, ऑन्स, टेल, इंटेस्टाइन, नेल, टूथ, टंग, सब कुछ 2n है।
इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी 2n है। अगर आप प्लांट की बात कर रहे हो तो ये पूरा एंडोशियम एंड गाइनोशियम वाला, क्योंकि मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ, बच्चे सोचते हैं, कंफ्यूज होते हैं, एंटायर फ्लावर इज एन, नो, एंटायर फ्लावर इज नॉट एन। एंड स्टूडेंट क्या समझते हैं, एंटायर रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज entire female reproductive part and entire male reproductive part is n, no, they are not n, ठीक है। चाहे वो टेस्टिस हो या वो ओवेरीज हो या वो टेस्टिस हो, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है इस साल, आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, सब एन नहीं है, 2n ही है वो। लेकिन एंड्रोशियम की कोई सेल, मिलियंस ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन एवरी एंथर, this is anther, थोड़ा बहुत याद होगा। So millions of cell are present in anther and millions of cell are present in egg, millions of cell are present in ovaries and millions of cell are present in testes। उनमें से जो सेल गैमेट बनाएगी, उसे क्या बोलते हैं, गैमेट मदर सेल, जीएमसी सब में। और वही गैमेट मदर सेल अपने क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर देगी, हाफ कर देगी। स्पीशीज पे डिपेंड करता है किसके अंदर कितने क्रोमोसोम है। सो यू नेवर हैव टू राइट और नेवर हैव टू अंडरस्टैंड और नेवर हैव टू एक्सप्लेन। कभी एक्सप्लेन मत करना, समझना मत और लिखना भी मत कि पूरा का पूरा फ्लावर ही एन है या पूरा का पूरा टेस्टिस एंड ओवरीज ही एन है। नो, बार बार इस चीज को, कंसेप्ट को क्लियर कर लो। जो सेल डिवीजन में जाती है वो भी 2n ही होती है, जीएमसी भी 2n है। गैमेट मदर सेल, सब में गैमेट मदर सेल होगी, सबके गैमेट बनेंगे। वो गैमेट मदर सेल फिर आगे मियोसिस में जाएगी और तब जाके हाफ हो जाएगी। जो अपने पूरा प्रोसेस पढ़ा था मियोसिस का, पूरा अच्छे से सब होगा, क्रॉसओवर होगा। प्लांट की बात करें तो फ्लावर कलर एंड लीफ शेप क्रॉसओवर हो जाएगा, ठीक है। या प्लांट की बात करें तो फ्रूट शेप एंड टेस्ट क्रॉसओवर हो जाएगा, वो वहां पर वो क्रॉसिंग ओवर होगा, हमने ह्यूमंस का पढ़ा था। फिर वो क्या बनाएगी, यहाँ पर गैमेट प्रोडक्शन करेगी, अलग अलग, वही क्रॉस ओवर गैमेट ही है सारे के सारे। जो भी गैमेट बन रहे हैं सब में क्रॉस ओवर गैमेट ही बनेंगे। इसमें भी 2n होगी, nn बनाएगी। एंड टेस्टिस में भी कुछ गैमेट मदर सेल होगी, वो nn बनाएगी, बस गैमेट के नाम बदल जाएंगे, ओ हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा, एग हो जाएगा, पोलन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। सो हमेशा ध्यान रखोगे दैट एंटायर organism is 2n, even reproductive parts are 2n, but only gametes after production, even gamete producing cell जो गैमेट बनाएगी वो भी 2n है, only gametes are n, ठीक है। So today's class is over and I will take your next class on Saturday। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को रिप्लाई करके पूछ लेना। Okay, so today's class is over।